हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स अकेडमी पे। और आज जो हम लेके आए हैं वो है टॉप 18 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री। राइट, केमिस्ट्री के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो आप प्लीज़ इसका आनंद लें और लाभ उठाएं। राइट, तो ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको आने वाले जेई एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का कोट ऑफ द डे क्या है? हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यानी आज जो आप चॉइसेस लेते हैं वो आगे चल के आपको सक्सेसफुल या बेहतर इंसान बनाती है। तो वो जो छोटा बदलाव आज करेंगे आप, वो आगे जाके आपको फायदा देगा। थोड़ा सा अपने बारे में बता देते हैं। माई सेल्फ विशाल ठाकुर, आई एम पास्ड आउट फ्रॉम IIT दिल्ली एंड दीज आर माई ऑल इंडिया रैंक इन दीज रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। आई हैव प्रोड्यूस्ड मैनी IITians अंडर ऑल इंडिया रैंक 100। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। कुछ अपनी वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। माई वेबसाइट इज vschoolersacademy.in। हेयर यू कैन जॉइन द वीडियो कोर्सेज, यू कैन डाउनलोड द ई बुक फ्रॉम ई लाइब्रेरी एंड यू कैन जॉइन द जेई और नीट टेस्ट सीरीज। बढ़ जाते हैं आगे। तो अपने पहले सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 CO2 and 2H2। राइट, बहुत बढ़िया। कंसीडर द अबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म्ड इफ 250 ml ऑफ 0.76 मोलर HCl रिएक्ट्स विद 1000 ग्राम ऑफ CaCO3। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो स्टोइशियोमेट्री का भी सवाल है, कंसंट्रेशन टर्म्स भी इसमें यूज हुई है। तो आई होप आप सभी को दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से आते हों। कंसंट्रेशन टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, और स्टोइशियोमेट्री जो है वो दूसरे नंबर पे। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इस सवाल को कर लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? आपको दिया है CaCO3 रिएक्शन दी है, 2HCl से रिएक्ट करके आपको देता है CaCl2 CO2 एंड H2, ऐसा कुछ दे रहा है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, CaCl2 का अमाउंट बट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म्ड, ये बताना है। अगर आपको 250 ml और 0.76 मोलर HCl रिएक्ट कर रहा है 1000 ग्राम ऑफ CaCO3 से, तो 1000 ग्राम दिया है आपको किसका? CaCO3 का। ठीक, और इसकी कंसंट्रेशन दी है विद वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी दी है आपको? 250 ml। राइट, और कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.76 मोलर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। राइट, तो अगर मैं इसको 1000 को लीटर में कन्वर्ट करूं तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना। 1/4 लीटर इंटू 0.76 मोलर, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? 250 ml मतलब 250/1000 लीटर और 1/4 लीटर। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आती होगी। ठीक है, अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। 0.4 एकम 4 बचा 3, 4 निम 36, इतना आ जाएगा। अब ये क्या आ गया? लीटर इंटू मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल होते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यानी कि मोलैरिटी इंटू लीटर ये होते हैं मोल, और मोलैरिटी इंटू मिली ml ये होते हैं आपके मिली मोल। ये क्लियर होगा आपको। राइट, बहुत बढ़िया। तो आपको मिल गए HCl के मोल। क्लियर। अब मैं CaCO3 के मोल भी निकाल लेता हूँ। तो CaCO3 के मोल निकालने के लिए मुझे CaCO3 का मोलर मास पता होना चाहिए। तो CaCO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा? CaCO3 Ca का 40, कार्बन का 12 और O3 का 16 दिया 48, तो कितना आ जाएगा? ये 100 ग्राम आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 100 ग्राम से डिवाइड करूँ तो मेरे को मोल मिल जाएंगे। तो मोल कितने आ जाएंगे मेरे पास? 10 मोल। ये क्लियर हो गई बात। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इस मुझे अब निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। जो चीज़ पहले खत्म होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो मेरे को CaCO3 के 10 मोल दे रखे हैं, और HCl के कितने मोल दे रखे हैं मेरे को? 0.19। ये चीज़ें मेरे को गिवन है। बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं भाई, तो CaCO3 के 10 मोल हैं, जबकि 1 मोल
CaCO3 आपका 2 मोल HCl से रिएक्ट करता है। ठीक है, अच्छा इसको रहने देते, पहले मैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इनको डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ तो CaCO3 का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 और HCl का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या होगा 0.2 2 × 18। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, 2.09 हो जाएगा ये, 0.0918 और ये आ जाएगा आपका। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो, और इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 10। अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, 10 या 0.095? 10 बड़ी है। तो आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो पहले ख़त्म होगा, तो पहले कौन सी चीज़ ख़त्म होगी आपकी HCl, तो HCl क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और एक्सेस रिएजेंट क्या होगा आपका CaCO3 क्या होगा आपका एक्सेस रिएजेंट, राइट। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताना है कि HCl से CaCl2 कितना बनेगा। तो मुझे पता है 2 मोल ऑफ HCl आपको 1 मोल CaCl2 देते हैं, है ना। 2 मोल HCl से 1 मोल CaCl2 मिलता है। तो 1 मोल HCl से कितने मोल मिलेगा 1/2 मोल CaCl2 मिलेगा। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास CaCl2 हैं कितने, मेरे पास CaCl2 हैं 0.19 मोल। तो 0.19 मोल से कितना मिलेगा 0.19 मोल ऑफ HCl will give you 1/2 into 0.19 मोल ऑफ CaCl2, ऐसा कुछ हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितने मोल आ जाएंगे मेरे पास CaCl2 के, ये आ जाएंगे 0.095 मोल ऑफ CaCl2, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो मेरे को CaCl2 के मोल पता चल गए 0.095, है ना। अब मुझे पूछा क्या है मास बताना है जी, मास। तो मेरे को CaCl2 का मास पता होना चाहिए, मोल से मोलर मास से मल्टीप्लाई करूँगा तो मास मिल जाएगा। तो CaCl2 का मास क्या होगा, कैल्शियम का 40, Cl का कितना दिया है इन्होंने 35.5 दिया है क्या, बिल्कुल 35.5। तो क्या इसका हो जाएगा 35.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 71 प्लस 40, ये आ जाएगा आपका कितना 111, है ना। अब 111 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 0.095 इंटू 111 ग्राम, ये आ जाएगा क्या आपका मास ऑफ CaCl। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 10.545 ग्राम। सो किससे मैच कर रहा है ये, ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते। तो अभी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स देख लिया, स्टोइशियोमेट्री का सवाल देख लिया किस तरीके से सॉल्व करना है, और उसमें हमने लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। अब हमें देखना है परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं। तो देख लेते हैं उस पर एक सवाल क्या कहता है। 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द प्रोडक्ट पी। बहुत बढ़िया। द मास ऑफ प्रोडक्ट पी ऑब्टेन्ड इज 26.4 ग्राम। द परसेंटेज यील्ड इज, आपको बताना है परसेंटेज यील्ड क्या होगी। बहुत बढ़िया। तो आपको एनिलीन के बारे में बताया गया। तो एनिलीन क्या होता है आपका ये, विच इज C6H5NH2। ठीक है। और इस पे जब मैं ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कराता हूं तो आपको मिलता है ये प्रोडक्ट। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ये ऑर्गेनिक से थोड़ी सी ओवरलैप करके दी गई है। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। ठीक है। तो इसके मुझे क्या मिलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी, और ये टेस्ट भी है। ठीक, बहुत बढ़िया। द मास ऑफ प्रोडक्ट पी ऑब्टेन्ड इज 26.4 ग्राम। जब मैं 9.3 ग्राम डालता हूँ तो मुझे मिलता है कितना 26.4 ग्राम ये। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बता दो परसेंटेज यील्ड क्या थी। अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा मोलर मास।
अब मोलर मास एनिलीन का कितना होता है वो निकाल लेते हैं। तो ये दिया C6H5NH2 यानी कि 12×6 = 72 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये कितना हो जाएगा, 72 प्लस 5 77, 78 79 80, 93 के अराउंड ये आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से मोल निकालना चाहूँ तो मोल कितने हो जाएंगे मेरे एनिलीन के, 9.3/93 विच इज़ ये हो जाएगा 1/10 विच इज़ 0.1 मोल, राइट। अच्छा, रिएक्शन से मेरे को ये क्लियर हो रहा है कि 1 मोल एनिलीन मेरे को 1 मोल ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट पी देता है ना। ये पी दे रहा है, 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो यानी 0.1 मोल से कितना मिलेगा मेरे को, 0.1 मोल ही मिलेगा। ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, अब इसका भी मोलर मास मुझे पता होना चाहिए सो दैट कि मैं मास कैलकुलेट कर पाऊँ। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, C6, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6, ठीक है। H कितने हैं, H1 2 ये है आपके पास, Br कितने हैं 3 है, और NH2 आपका ऊपर लगा हुआ है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से आप क्या निकालो, मोलर मास। तो ये हो जाएगा 12×6 = 72 प्लस 2। Br का कितना बोला है, इन्होंने दिया नहीं, हम 80 ले लेते हैं, 8 × 24 ये हो गया 240, प्लस नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड कितना आ जाएगा, 72 2 74 75 76 76 और 4 80 10 90 90 प्लस 240 ये आएगा। और ये कितना हो जाएगा, 0 9 4 13 का 3 हासिल लगाए 330 ग्राम। बहुत बढ़िया है ना। अब इन्होंने दिया है 0.1 मोल ये मिल रहा है, तो 0.1 मोल से अगर मैं मास निकालूं तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा 330 से, और ये मेरा कितना आ जाएगा, 33 ग्राम आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 9.3 ग्राम को रिएक्ट कराऊं इस ब्रोमीन वाटर से, तो मेरे को अगर 100% ईल्ड मिल रही है तो मेरा मास कितना आना चाहिए, 33 ग्राम, है ना। 9.3 ग्राम से अगर मेरे को 100% ईल्ड मिल रही है तो मुझे 33 ग्राम मिलना चाहिए, पर मिल कितना रहा है, मेरे को मिल रहा है 26.4 ग्राम। तो यानी कि 100% ईल्ड मेरे को नहीं मिल रही है, तो कितनी मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा, इस मास को इससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगी विच इज़ 26। तो परसेंटेज ईल्ड क्या हो जाएगी, 26.4/33 इंटू में क्या 100। और आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 26.4/33 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 80% आपका आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 80। यू हैव टू मार्क 80 इन द बॉक्स गिवन टू यू, राइट। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। 8 अप्रैल 2025 का ये सवाल है, तो सवाल को देख लेते हैं क्या कह रहा है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9R। एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है आपको, 9, है ना, ये दे रखा, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या दिया है आपको, देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन फॉर विच ms इज इक्वल टू +½ एंड 4 इलेक्ट्रॉन फॉर विच ms इक्वल टू -½ ओके, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर आपका कितना होगा, 9 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ मैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p5, है ना। अब डब्बों में डाल लेते हैं इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे s में, ये 1s में आ गए, ये 2s में आ गए, और 2p में कितने हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस डब्बे को मैं ऐसे भी बना सकता था, है ना, ऐसे, राइट। तो 3 डाउन 2 अप भी हो सकती थी, और 3 अप 2 डाउन भी पॉसिबिलिटी है ना। होम्स रूल क्या कहता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए, अप से आए या डाउन से आए मेरे को मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया जी। तो ये कह रहा है देयर कैन बी 5 इलेक्ट्रॉन फॉर विच ms यानी कि स्पिन जो है +½ हो, यानी कि अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से इस वाले में, तो
एक इलेक्ट्रॉन अप का है, 2 इलेक्ट्रॉन अप का है, 3 अप का है, 4 अप का है, 5 अप का है। और अप वाली स्पिन का स्पिन ओनली कितना मान लेता हूं मैं, ms कितना मान लेता हूं, +12। तो 5 इलेक्ट्रॉन तो हैं जी बिल्कुल +12 वाले। और अगर डाउन वाले देखो तो कितने होंगे फिर इस केस में, 1 2 3 और 4। तो ये 4 क्या हो जाएंगे आपके डाउन वाले, और वो मे बी ही बोल रहा है, तो हो सकता है ये हो, कैन बी, है ना। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टूडेंट, राइट। स्टेटमेंट बी पे चलते हैं, क्या कह रहा है, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल। क्या बोल रहा है जी, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल। तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, बराबर है। और अगर इन तीनों की एनर्जी बराबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में डाल सकता था मैं, जैसे कि ये px, ये py और pz, ऐसे 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 डाल सकता था। अच्छा ये भी गलत नहीं है, px py pz। कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरीके से ही लिखते हैं, तो वो एक को करेक्ट करके आ जाते हैं कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है pz में, सही भी लग रहा है ना। पर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है आपकी, सही है। तो तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी pz में एक भी हो सकता है और दो भी। इन्होंने बोला है क्या, देयर इज ओनली, ओनली वर्ड गलत है, मे बी 1 इलेक्ट्रॉन बोलते तो बात सही हो जाती। सो आपका बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट। अगले पे आ जाते हैं, द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑर्बिटल विद n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज विद, अच्छा आपका पहले आया 1s में, फिर आया 2s में, और फिर आया 2p में, है ना, यही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला 2, और l की वैल्यू p के लिए क्या होती है 1। तो ये बात सही है आपकी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 2p में जा रहा है, मतलब सी ऑप्शन कैसा है आपका, करेक्ट, है ना। बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं, द सम ऑफ एंगुलर नोड ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल इज 1, राइट। ये बताना है आपको कि सम ऑफ एंगुलर नोड ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल इज 1। अच्छा ये देख लेते हैं, अगर मैं देखूं आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल फिल हुए, एक 1s हुआ, एक 2s हुआ, और एक 2p हुआ। अच्छा जो एंगुलर नोड होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, एंगुलर नोड होते हैं, वो आपकी l की वैल्यू के बराबर होते हैं, है ना। और टोटल नोड होते हैं वो n-1 के बराबर होते हैं। टोटल नोड किसके बराबर होते हैं आपके, n-1 के। उसमें एंगुलर नोड किसके बराबर होते हैं, l के। और उसमें रेडियल नोड किसके बराबर होते हैं, n-l-1 के, राइट। तो आपको एंगुलर नोड पता है l की वैल्यू के बराबर, तो अगर 1s में देखूं तो l की वैल्यू क्या है 0, तो उसमें 0 नोड है। अगर 2s में भी देखूं तो l 0 है, एंगुलर नोड उसमें भी क्या होंगे 0। पर 2p में देखूं तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो ये बोल रहा है द सम ऑफ एंगुलर नोड ऑफ ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल इज 1। तो अगर मैं सिर्फ इतना देखूं तो मुझे लगेगा कि ये जो ऑप्शन डी है, ये डी स्टेटमेंट जो है मेरी, ये कैसी है, करेक्ट आ रही है। बट ऐसा नहीं है भाई। अब ये ईच ऑर्बिटल का क्या होगा, नोड एक होगा। अगर देखेंगे हम, ये आपको दिया है px, ये दिया है py, ये दिया है pz, ठीक। सभी ऑर्बिटल का नोड क्या होगा आपका, एक होगा। तो आपके टोटल नोड्स किसके बराबर हो जाएंगे, 3 के बराबर हो जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपके टोटल नोड्स आ जाएंगे 3। तो आपकी ऑप्शन डी जो है वो कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपकी ए स्टेटमेंट ठीक है और सी ठीक है, और आपसे करेक्ट ही पूछा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आपको कि द प्लॉट्स ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेंस्ट आर गिवन बिलो। द करेक्ट प्लॉट फॉर 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल के लिए आपको करेक्ट प्लॉट देना है। आपको दे रखा है 4πr² वर्सेस आर का ग्राफ आपको दे रखा है, यही दे रखा है सब में, ऑलमोस्ट यही सब में यही दे रखा है। बहुत बढ़िया जी। तो आपको पता है ये क्या है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का ग्राफ है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ है।
अब ये हमें नोड बता देगा, और ये कौन से नोड बताएगा, ये हमें बताएगा रेडियल नोड के बारे में। ठीक है, ये कौन से नोड के बारे में बताएगा, रेडियल नोड। और रेडियल नोड किसके बराबर होता है, n-l-1 के बारे में। ठीक है, और अगर मैं 3s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड देखूं तो ये हो जाएगा 3-0-1। क्यों, 3s में n की वैल्यू क्या होगी 3 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। s ऑर्बिटल के लिए क्या होती है 0 होती है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो नोड कितने आने चाहिए 2। और नोड क्या होते हैं, जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, जब भी ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को टच करेगा आपको एक नोड मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिला भाई आपको, पहले में नोड नहीं है, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के बीच में जितने भी एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के बीच में जितने भी बार आपका कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा वो आपका क्या होगा नोड। तो इसमें 0 हो गए, इसमें भी देखिए टच नहीं कर रहा 0 हो गए, पर यहाँ पे कर रहा है एक और एक 2 बार आपका टच कर रहा है। तो इसमें नोड कितने हैं आपके 2 हैं। तो ये वाला जो है आपका 3s ऑर्बिटल के लिए आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगले सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है एट 600 Kelvin the root mean square speed of x molar mass 40 is equal to most probable speed of gas y at 90 K the molar mass of gas y is। आपको बताना है मोलर मास क्या होगा गैस y का। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो क्या बोला है, RMS जो स्पीड होती है वो होती है, उसकी वैल्यू होती है 3RT/m। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत बढ़िया। मोस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है 2RT/m के। ठीक, अब इसने बोला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड और आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो बराबर है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसकी हो x की, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसकी हो आपकी y की। सिंपल सी ये दिया है, तो मैं दोनों को बराबर रख लेता हूँ। 3RT/m शुड बी इक्वल टू 2RT/m के। ठीक, ये किसका है x का और ये किसका है y का। अच्छा, x की वैल्यू जो है वो 600 केल्विन पे है, तो ये 3R/600 हो जाएगा। और कितना है उसका मोलर मास दिया है 40, तो ये 40 आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा x का। ठीक, और अगर मैं y का देखूं तो y में ये 2 आ जाएगा, r आ जाएगा, t कितना दिया है उसका 90 केल्विन, तो ये 90 आ जाएगा। अच्छा, m कितना दिया है, m मुझे निकालना है, मोलर मास y का मुझे निकालना है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा 3R/600/40 किसके बराबर आ जाएगा 2R/90/m/k। जो कटता है उसको काट देते हैं, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, आप देखेंगे R से R कट गया। ठीक, और 3×6 = 1800 ऊपर आ गया बाई 40, और 9×2 = 18 180 आ गया m/। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ my की। तो my मुझे क्या देगा, ये 10 पे कट जाएगा, तो my आ जाएगा मेरा क्या 40/10। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 4, तो my क्या हो जाएगा मेरा 4 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको लिखना पड़ेगा 04 टू द बॉक्स गिवन टू यू। आई होप आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और आपसे क्या पूछता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है 8RT/πm के बराबर होती है। आई होप आप सभी को ये फॉर्मूले जो हैं वो याद होंगे, ये याद रहेंगे तो आपको फायदा होगा। दिस इज योर वी एवरेज। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। कभी कभी वो रिलेशन देके आपसे पूछ लेता है कौन सी रिलेशन करेक्ट है, तो उसी तरह का एक सवाल हम यहाँ पे भी लेके आए हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट, इनमें से बताना है कौन सी रिलेशन करेक्ट है।
ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो पहले इन्होंने दिया डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल वी। तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के, और डब्ल्यू क्या होता है मेरा, क्यू माइनस पी डी वी के बराबर। तो पहली रिलेशन तो आपकी इनकरेक्ट हो गई, ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट है, तो पहला गलत हो गया। ठीक, बढ़िया। अगला डेल्टा जी और डेल्टा एच में बोल रहा है, तो डेल्टा जी और डेल्टा एच में अगर मैं निकालूंगा तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ही होता है। तो सेकेंड की क्या होगी आपकी, करेक्ट होगी। अगर किसी को नहीं आता तो आप थोड़ा लेंदी प्रोसेस भी ले सकते हो, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस से देख सकते हो। ठीक है, और ये आपका डेल्टा जी अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशियल करूँ तो डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। और चूंकि ये जो इक्वेशन होती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे लेते हैं, तो आपका ये वाली जो टर्म है ये कैसी हो जाएगी आपकी, जीरो। तो डेल्टा जी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, बट ये वाला फॉर्मूला जो है ये तो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, राइट। तो इसीलिए ये सवाल लाए थे। तो आपका ये जो सेकंड बी ऑप्शन जो है, बी जो रिलेशन है वो करेक्ट है। आप थर्ड सी रिलेशन की बात करें तो उसमें दिया है डेल्टा एस क्यू बाय टी के बराबर, और क्यू कौन सा है, रिवर्सिबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इरिवर्सिबल लेता तो ग्रेटर देन आता। ये क्लोशियस इनइक्वालिटी से आपको याद करने को बोली गई होगी। तो डेल्टा एस जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी के बराबर होता है। तो ये जो है आपकी जो थर्ड रिलेशन है वो भी कैसी है, करेक्ट है। ठीक, और अगर आप फोर्थ रिलेशन देखें तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन आर टी दे रखा है। और अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। इसको आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। डिफरेंशियल करें डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल पी वी, है ना। और फिर और थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पी वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी। और क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी सिर्फ गैशियस के लिए होता है, तो ये मोल्स कैसे आ जाएंगे, गैशियस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो आपके जो गैशियस मॉलिक्यूल है फॉर अ केमिकल रिएक्शन, किसकी बात कर रहा हूं, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रही होती है। तो टेम्परेचर जनरली क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये वैल्यू किसके आ जाएगी, डेल्टा एन जी आर टी प्लस एन आर डेल्टा टी के। और क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये आ जाएगा आपका। जबकि यहाँ पे कैसा साइन दिया है आपको, नेगेटिव साइन दिया है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो भी क्या है, डी जो इक्वेशन है वो भी क्या है, गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टू। यू हैव टू मार्क ऑप्शन टू एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ The effect of temperature on spontaneity of reaction are represented as, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, टेम्परेचर दिया है, स्पॉन्टेनिटी दी है। ठीक है, आपको चेक करना है। तो आपको पता है जो आपकी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताता है वो क्या दिया है, वो क्या बताता है, डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक, डेल्टा जी आपका जीरो होगा और पॉजिटिव होगा, जीरो होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, राइट। और पॉजिटिव होगा तो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब बस इनसे मुझे चेक करना है। तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। अब पहला दिया है इन्होंने कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो। तो अगर डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस आपका नेगेटिव होगा तो ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है तो डेल्टा जी भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पहली जो कॉम्बिनेशन है वो आपका कैसा है, करेक्ट कॉम्बिनेशन है। आपको बताना है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपका आंसर ये तो नहीं आएगा, ये करेक्ट है।
ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन आपका कैसा है, करेक्ट, मैं करेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब पूछा है इनकरेक्ट, सॉरी अगला, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस कैसा हो, पॉजिटिव, और आपको पता है बताना है स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए रिएक्शन। तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस भी कैसा हो आपका, पॉजिटिव हो, ठीक है, और टी कैसा हो आपका, टी लो हो, टी जो है वो लो हो, और अगर टी लो होगा तो ये वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव ही आएगी। अगर नेगेटिव साइन को इंक्लूड करूँ तो कैसी आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव कैसा होगा आपका, लो होगा, है ना। लो होगा तो पॉजिटिव में से अगर मैं लो नेगेटिव वैल्यू को घटा भी दूंगा तो भी मेरा वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये कैसा हो जाएगा मेरा, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये इनकरेक्ट हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं भाई, दोनों नेगेटिव हो तब क्या करना है, डेल्टा एच दिया है माइनस टी डेल्टा एच दिया है, ये नेगेटिव है, माइनस टी, ये भी कैसा है, नेगेटिव। अच्छा टी कैसा है मेरा, टी अगेन लो है, लो टी है, ये लो है, तो ये वाली वैल्यू मेरी कैसी होगी, छोटी पर नेगेटिव में, नेगेटिव साइन के साथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव पर वैल्यू कम होगी, है ना, पॉजिटिव हो जाएगी ये वैल्यू अब, और ये नेगेटिव है, और ओवरऑल वैल्यू जब मैं नेगेटिव में से छोटी पॉजिटिव वैल्यू घटाऊंगा तो मुझे नेगेटिव वाली की ही वैल्यू दिखेगी, तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगेन इन्होंने नॉन स्पॉन्टेनियस दिया तो ये भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट। ठीक, अगला दिया है डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव, तो यहाँ देख लेते हैं भाई, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव, माइनस टी कैसा है, एनी, ये नेगेटिव है, टी एनी है, कुछ भी हो सकता है कम और ज़्यादा, और डेल्टा एस कैसा हो मेरा, पॉजिटिव, तो अगेन ये वैल्यू कैसी हो जाएगी मेरी, पॉजिटिव, क्योंकि टी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ध्यान रखनी है आपको बात, टी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, है ना। और अगर नेगेटिव साइन के साथ ले लूँ इसको, ऐसे ये वाला ले लूँ, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी मेरी, नेगेटिव, है ना, बहुत बढ़िया। तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या देंगे मुझे, नेगेटिव देंगे, तो ये वैल्यू कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो नेगेटिव ही आ रहा है और स्पॉन्टेनियस दिया है, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा हो गया मेरा, आपका करेक्ट हो गया, है ना, ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया मेरा, करेक्ट। तो अच्छा आपको पूछा है मुझे बताओ इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, बी और सी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपका जो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन वन। यू हैव टू मार्क ऑप्शन वन एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगले सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दी है आपको और चार ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक। आपको अब केपी और केसी में रिलेशन पूछी गई है ना। तो आपको पता है केपी जो होता है वो केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है ना, ये रिलेशन आपको पता है, और केपी और केसी में इन्होंने रिलेशन पूछा है। अच्छा इस रिएक्शन के लिए अगर मैं डेल्टा एन जी निकालूं तो डेल्टा एन जी होता है चेंज इन गैशियस मोल्स। तो पहला सॉलिड है तो उसको छोड़ दीजिए, अगला गैस है, और NH3 भी एक गैस है, ये सॉलिड है, इसको छोड़ देते हैं। NH3 के कितने मोल बन रहे हैं, एक, तो एक आ गया, माइनस H2 के कितने मोल थे, डेढ़, 3/2 है ना, तो 3/2 में घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा ये, 0.5। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये बात। तो ये वाली वैल्यू मैं कहाँ रख देता हूँ आपकी, ये वाली वैल्यू में रख देता हूँ यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा भाई आपका, KP KC RT की पावर कितनी, 0.5, ऐसा कुछ आ जाएगा। या फिर 1/2 लिख दीजिए आप, KC RT की पावर 1/2। अब बस ये रिलेशन देखनी है आपको कहाँ दी है, केपी केसी केपी केसी केपी केसी, केसी इस साइड ले रखा है तो केसी इस साइड ले लूंगा तो केपी क्या हो जाएगा, आर टी की पावर 1/2, या फिर केपी आर टी की पावर क्या, -1/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये रिलेशन देख लेते हैं। तो केपी केसी केसी केपी आर टी की पावर -1/2 किस में आ रहा है, ऑप्शन टू में आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टू। यू हैव टू मार्क ऑप्शन टू एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। राइट, बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल क्या है,
आपको दिया है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज एडेड टू 50 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, आपको बताना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। पी के आपको दे रखा है, लोग की वैल्यू आपको दे रखी है, बहुत बढ़िया। तो आपने क्या देखा, NaOH है आपके पास और आपको दिया है एसिटिक एसिड, ठीक है। NaOH कितना है आपका 20 ml, 0.1 मोलर ये दिया है आपको। 0.1 मोलर क्या है आपका NaOH, और एसिटिक एसिड कितना है आपका 50 ml और कितना है 0.1 मोलर है एसिटिक एसिड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं इन दोनों के मोल्स निकाल लूँ तो क्या आ जाएंगे, NaOH के मोल आ जाएंगे 20 इंटू 0.1 2 मिलीमोल, तो 2 मिलीमोल तो ये आ गया आपका, और एसिटिक एसिड के कितने आ जाएंगे 5 मिलीमोल। अच्छा, जब दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस आपको क्या मिलेगा वाटर, राइट, बहुत बढ़िया। अब इसके 2 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करेंगे, तो अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, यानी 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेंगे, तो NaOH के फाइनल मोल हो जाएंगे कितने 0, और एसिड के कितने रह जाएंगे 5 में से 2 गए 3, और सॉल्ट के कितने बन जाएंगे आपके 2 मोल, और वाटर के भी 2 मोल। अब आप इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, आपका सॉल्ट बन रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, और आपका एसिटिक एसिड भी सॉल्यूशन के अंदर ही पड़ा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है आपका बफर बन रहा है ना, और बफर बन रहा है तो आपका फॉर्मूला क्लियर है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ऐसा कुछ आएगा, बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिए, 20 ml इसका मिलाया था, 50 ml इसका मिलाया था, तो टोटल ml कितना बना 70, तो pH निकालना है। अच्छा, pK मुझे एसिड का दे रखा है कितना 4.76, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, कितने मोल बन रहा था 2/70 है ना, और एसिड कितना बन रहा है 3 मोल, तो वो आ जाएगा 3/70। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.76 प्लस लोग 2/3, इसको लिख सकते हैं 4.76 प्लस log 2 माइनस log 3, 4.76 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3 माइनस log 3 की वैल्यू 0.48, ऐसा कुछ आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 4.76, 0.48 में से 0.3 किया कितना बचा 0.18, ऐसा कुछ बचा है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 16 में से 8 गया 6, और 6 में से 1 गया 5, ये आ जाएगा आपका, राइट, बहुत बढ़िया। और अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो आपको आंसर देना है 10⁻⁻² की टर्म्स में, तो ये आ जाएगा आपका क्या 4.56 इंटू 10 की पावर 0 और 456 इंटू 10 की पावर -2, ऐसा कुछ आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 456। सॉरी, ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी 4.58, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा 458 इंटू 10 की पावर माइनस, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 458। तो ये ध्यान देना है भाई जमा घटा में थोड़ा सा, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 458। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे, चलिए अगला सवाल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इनमें से कौन कौन से स्पीशीज हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देंगे। तो हमें पता है जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की, वो कम भी हो सकती हैं और वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कम वाली जो होंगी वो डिक्रीज एंड रिडक्शन हो जाएंगी, और अगर ज़्यादा जा रही हैं तो ऑक्सीडाइज, यानी कि इंटरमीडिएट वाली हायर भी जा सकती है लोअर भी, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो सकती है। तो ऐसी कौन कौन से कंपाउंड है इसमें, या कौन कौन से स्पीशीज़ हैं,
H2O2 है, ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है। ClO3, Cl जो है +5 में है और Cl जो है +7 से -1 तक कहीं भी जा सकता है, तो आपका ClO3 भी होगा। P4 जो है वो भी आपका क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई, तो ये कहाँ जा सकती है। अच्छा, P जो है वो -3 से +5 तक जा सकता है। Cl जो है वो -1 से आपका कितना जा सकता है, +7 तक, तो ये भी 0 में है, तो ये भी जाएगा। Ag जो है वो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो सकता है +1 में, राइट। बहुत बढ़िया। Cu जो है वो आपका Cu 0 में भी जा सकता है और Cu +2 में भी जा सकता है, तो ये भी हो गया। F2 जो है वो कम तो हो सकता है पर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है। NO2 की बात करूँ तो ये +4 में है और नाइट्रोजन जो है वो -3 से +5 तक शो करता है, तो यानी ये भी हो जाएगा। और पोटाशियम जो है वो +1 एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और एक ये आ गया, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, इसका आंसर देखेंगे तो आ रहा है 0.6। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आपको दिया है 2MnO4 नेगेटिव। ये एक रिएक्शन दी है आपको जिसमें कुछ जगहों पे CXYZ ऐसा कुछ भी दे रखा है। इफ द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है, विद इंटीजर कोफिशिएंट द वैल्यू ऑफ C, आपको C बताना है। इंटीजर अगर हो तो C की वैल्यू बतानी है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। बहुत बढ़िया। और आप एक चीज ध्यान रखिए, MnO4 के आगे कितना लिखा है, 2। तो मैं इसको पहले बैलेंस कर लेता हूँ। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो क्या हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव जो है वो Mn2 पॉजिटिव में जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +7, यहाँ पे कितनी है, +2। कितने से कम हुआ है, 5 से, ठीक। जहाँ ज़्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ जोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 4H2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8H पॉजिटिव। तो ये हाफ रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब अगली हाफ बैलेंस करते हैं, C2O4 2 नेगेटिव। और क्या दे रहा है ये, CO2, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो ये +3, यहाँ पे +4। कितने का गैप है, 1 का गैप है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी यहाँ पे C2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब 1 का गैप कितना हो जाएगा, 2 का गैप। और जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए उतने ही, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। बाकी सारे एलिमेंट जो है वो बैलेंस्ड है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नहीं चाहिए, तो पहली वाली को 2 से और अगली वाली को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें, सो दैट कि आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। बहुत बढ़िया। और उसके बाद इनको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, जब मैं जोड़ता हूँ तो पहले वाले में 16H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव गिविंग 2Mn2 पॉजिटिव, 4 दूनी 8 वाटर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +5 प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव इस साइड प्लस 2 10 CO2 इस साइड, राइट। ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको मिल रही है। बहुत बढ़िया। और अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो आपको बताना C की वैल्यू क्या है, और C क्या है, H का कोफिशिएंट। कब, जब MnO4 का कोफिशिएंट क्या हो, 2, तो C क्या आ जाएगा आपका, H का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 16। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 16। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला सवाल देख लेते हैं। When 1 gram each of compound AB and AB2 are dissolved in 15 gram of water separately, they increased boiling point by 2.7 K and 1.5 K respectively. The atomic mass of A in AMU is dash, आपको बताना है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट इज इतना आपको दे रखा है, यानी केबी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5, राइट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, व्हेन 1 ग्राम
each of compound AB and AB2 are dissolved in 15 gram of water separately, they increased the boiling point of water by 2.7 K and 1.5 K respectively. The atomic mass of A is इतना, नियरेस्ट इंटीजर पे आपको बताना है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट आपको दे रखा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं आपको गिवन क्या क्या है ए बी के लिए। तो ए बी की अगर मैं बात करूं, आपको दिया है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बाय 2.7 के, है ना। तो डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है 2.7, राइट। अच्छा के बी की वैल्यू कितनी दी है 0.5, दोनों के लिए ही सेम होगी क्योंकि वाटर के लिए के बी जो होता है वो वाटर का होता है, तो के बी की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी, विच इज़ 0.5। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक। तो आपको पता है डेल्टा टी बी जो होता है के बी एम के बराबर होता है। अच्छा, मुझे ये बताया नहीं गया है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बारे में ऐसा बोला नहीं है, तो मैं I1 लेके चल रहा हूँ। तो डेल्टा टी बी के बी एम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एम। ये हो जाएगा डेल्टा टी बी बाय के बी विच इज़ 2.7 बाय 0.5, राइट। अच्छा, इसको जब सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा कितना 5.4 एम के बराबर। तो के बी के लिए मेरी मोलैलिटी आ गई 5.4। अच्छा, मैं यही सेम चीज़ किसके लिए कर सकता हूँ, AB2 के लिए। फॉर AB2 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, तो अगेन सेम चीज़, पहले निकालो डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी कितना दिया है इसका, ये दिया है 1.5 के, ठीक है। के बी इसका भी सेम होगा 0.5। अच्छा, मुझे निकालनी है क्या, एम, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी डेल्टा टी बी बाई के बी विच इज़ 1.5 बाई 0.5 विच इज़ 3, राइट। तो मोलैलिटी इसकी कितनी आ जाएगी, मेरी 3m आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मेरे को निकालने हैं मोल्स। तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ क्लियर हुई कि अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मोल्स निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं निकालूंगा किसके, मोल्स ऑफ ए बी के। तो मोल्स ऑफ ए बी क्या आएगा, ये जो आएगा आपको मोलैलिटी दी है 5.4, मतलब 5.4 मोल होंगे आपके 1000 ग्राम वाटर में, है ना। और आपको वाटर कितना दिया है 15 ग्राम, राइट। तो 15 ग्राम वाटर में कितने आ जाएंगे, ये 15 ग्राम वाटर में कितने मोल आ जाएंगे ए बी के, ये आ जाएंगे 5.4 बाय 1000 इंटू 15। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी 0.081, राइट। ये वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी, इतने मोल आपके पड़े होंगे। अच्छा, इतने मोल हैं, ये मोल का मास कितना आएगा आपका 1 ग्राम, है ना। तो इतने मोल का मास कितना आ रहा है आपका 1 ग्राम। तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, ये निकाल सकता हूँ। 1 मोल ऑफ ए बी का मास कितना हो जाएगा 1/0.081। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे को वैल्यू देता है कितना, ये मेरे को वैल्यू देगा 12.35 ग्राम पर मोल के बराबर, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यानी कि मोलर मास ऑफ ए बी आ गया मेरे पास कितना 12.35। अच्छा, सिमिलरली मैं किसके लिए कर सकता हूँ, AB2 के लिए 3m दिया है। 3m मतलब क्या, 3 मोल पर के जी। 3 मोल पर के जी क्या, 3 मोल ऑफ AB2 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसा होगा। तो 15 ग्राम ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा AB2, कितने मोल होंगे उसके, तो ये हो जाएगा 3/1000 इंटू 15, ऐसा हो जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा कितना 0.045 मोल, राइट। और मैंने AB2 का भी कितना मास लिया था, मैंने 1 ग्राम ही लिया था AB2 का भी। तो यानी कि 1 ग्राम AB2 आपका किसके बराबर हो गया, इतने मोल के बराबर हो गया।
और यहाँ से मैं 1 मोल का मास निकाल सकता हूँ। 1 मोल ऑफ AB2 का मास ये आ जाएगा कितना, 1/0.045, राइट। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है तकरीबन 22.22 ग्राम पर मोल की। अच्छा, मुझे पता चल गया AB और AB2 का मास कितना आ रहा है। तो अब मुझे निकालना है AB का मास कितना आ रहा है। ए बी का आ रहा है A प्लस बी, यानी इसमें 2 ही एटम है A और B, उन दोनों का मिला के मोलर मास कितना आ रहा है, 12.35, ठीक। और जब मैं AB2 की बात करता हूं तो A प्लस 2B किसके बराबर हो जाएगा, 22.22 के। अच्छा, मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ A का, है ना। तो A का कितना हो जाएगा, A का निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले B का निकाल लेता हूँ फिर A का निकाल लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। या फिर मैं B का एक ही टर्म में लिख सकता हूँ। सिंपल 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करने। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो B कितना आ जाएगा आपका, 22 में से 12 गया, 10 के अराउंड ये आ जाएगा। और A का कितना आ जाएगा आपका, फिर A का आ जाएगा कुछ 2 पॉइंट समथिंग के अराउंड। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो B आ जाएगा आपका, A आ जाएगा आपका 2.48 के अराउंड और B आ जाएगा आपका 10 पॉइंट समथिंग के अराउंड। चाहो तो आप निकाल सकते हो 22 22 12 35। तो 12 में से 5 गया 7, 11 में से 3 गया 8, ठीक है। फिर एक यहाँ रहा, 11 में से 2 गया 9, ये आ जाएगा। तो 9.87 आपका ये आ गया। और जब A निकालोगे तो A कितना आ जाएगा, 2.48। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और आपको आंसर किस में देना है, 10 की पावर -1 में। तो ये दिया कितना है, 2.48। तो 2.48 क्या हो जाएगा, 24.8 इंटू 10 की पावर -1। और ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 की पावर -1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25। So the correct answer to this question is 25. You have to write 25 in the box given to you. I hope आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। और अगला सवाल क्या है आपका, नर्स्ट इक्वेशन पे है। तो नर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा आपका, ये आपको एक सेल दिया हुआ है और सेल क्या दिया है, x से x2 पॉजिटिव जा रहा है और y2 पॉजिटिव से आपका y जा रहा है। तो अगर इसको मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, x से मेरा क्या बन रहा है, x2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और y से क्या हो रहा है, y2 पॉजिटिव से y बन रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों को मैं सम करूं तो क्या आ जाएगा, x प्लस y2 पॉजिटिव x2 पॉजिटिव प्लस y, ऐसा कुछ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मैं इसके लिए क्या लिख रहा हूँ, नर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, अच्छा टेम्परेचर इवन 298 केल्विन ही दे रखा है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या, 0.06 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कितने थे, 2 लोग क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो x2 पॉजिटिव बाय y2 पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बाय y2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। जो सॉलिड हैं उनको नहीं लूंगा, x और y को मैं नहीं लूंगा। अच्छा, कंसंट्रेशन भी इन्हीं की दे रखी है तो इन्हीं को लूंगा, बाकी सबकी मैं 1 मान के चलूंगा। अच्छा, ई नोट सेल निकालना है तो रिडक्शन पोटेंशियल मेरे को दोनों के दे रखे हैं और मेरे को यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि रिडक्शन y पे हो रहा है और ऑक्सीडेशन x पे, है ना। तो क्या करूँगा मैं, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करूँगा। तो ई नॉट y2 पॉजिटिव y में से क्या करूँगा, ई नॉट x2 पॉजिटिव x घटाऊँगा। ये क्या दे देगा मेरे को, ई नॉट सेल, है ना। तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 0.36 माइनस माइनस कितना है 2.36, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। -0.06/2 लो कंसंट्रेशन x2 पॉजिटिव की कितनी दे रखी है आपको, 0.001 यानी कि 10 की पावर -3 ये दिया है। डिवाइडेड बाय किससे करूं मैं, y कितना दिया है 0.01 ऐसे करना है। बस अब इसको सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा मेरा कितना, अच्छा ये माइनस में, सॉरी,
तो ये ऐड ऑन हो जाएंगे, है ना। 2.36 और 0.36 कितना हो जाएगा 2.72, है ना। और ये कितना हो जाएगा 0.03, है ना। और लोग आपका क्या आ जाएगा 10⁻³ / 10⁻², 10⁻², क्या आ जाएगा -1। और लोग 10⁻⁻6 -1 के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2.72 प्लस 0.03, और ये कितना आ जाएगा 2.75। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ई सेल ही पूछा था क्या, इन्होंने पूछा क्या है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही पूछा था, बहुत बढ़िया। और किस फॉर्म में पूछा, 10⁻² की फॉर्म में पूछा है। तो ये इतना वोल्ट आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 275 इंटू 10⁻²। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 275। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 275। यू हैव टू राइट 275 इन द बुक्स गिवन टू यू। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 दे रखे हैं आपको ये सब, और लिस्ट 2 में आपको दे रखे हैं यूनिट्स। बहुत बढ़िया। तो सभी यूनिट्स का आपको क्या निकालना है, सभी पैरामीटर का आपको क्या निकालना है, यूनिट। तो सबसे पहले दिया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार, ये होता है L/A। तो अगर L/A है और लेंथ में मीटर में लूँ और एरिया मीटर स्क्वायर में, तो ये पर मीटर के बराबर हो जाएगा। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, किससे मैच कर गई, 3 से। अगला है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा एम, ये होता है K/C इंटू 1000, ठीक है। जो कंडक्टिविटी होती है वो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, और जो C होता है वो कंसंट्रेशन मोलर में होता है ना, इंटू 1000। तो अगर मैं लैम्डा एम की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। और यहाँ पे कहीं दे रखा है क्या, ऐसा ऐसा 1 में दे रखा है, तो ये वाला 1 से मैच कर जाएगा। इससे अगला क्या है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी विच इसके जो अभी हमने बात की, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा। और अगर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स नहीं दे रखा, ये तो ये होगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर लेंथ सेंटीमीटर में ना हो, मीटर में भी हो सकती है, तो दिस इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और साइमन क्या होता है बेसिकली, पर ओम। तो पर ओम मीटर इनवर्स भी इसकी यूनिट हो सकती है ना। इस तरीके से पूछ सकता है। क्या ये दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन 4 में दे रखा है, आप देखेंगे तो, है ना। और नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो इसका आ जाएगा 2। तो अगर मैं देखूं तो किससे आ रहा है, A3B2, A3B1 सॉरी, A3B1 C4 एंड D2। ये आ गया आपका ऑप्शन 1। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ए गैस, बी गैस और सी गैस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया है। आपको एक टेबल दिया है टाइम की, और प्रेशर ऑफ सिस्टम दे रखा है, ठीक है। द रिएक्शन वॉज स्टार्टेड विद रिएक्टेंट ए ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर रेट कॉन्स्टेंट के। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, आपको दिया क्या है, ए से बी और सी दोनों तीनों गैसियस हैं, ठीक है। तो इनिशियली मान लिया मैंने सिर्फ और सिर्फ पी ए ही पढ़ा था, तो ए का प्रेशर मैंने मान लिया P नोट, और बी और सी मैंने मान लिया नहीं थे, T इक्वल टू किस पे, 0 पे, ठीक। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एट T इक्वल टू T पे ए में से कुछ चीज़ कम हो जाएगी और बी और सी बन जाएगा। तो बी और सी का प्रेशर बढ़ेगा और ए का प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल ऐसा कर सकता हूँ। और क्योंकि मेरे को प्रेशर जो है पूरा सिस्टम का मेजर करना है, तो पूरे सिस्टम का प्रेशर अगर मैं मेजर करूँ तो क्या होगा, सम ऑफ प्रेशर ऑफ ए बी एंड सी। तो पूरे सिस्टम का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी एट टाइम टी, है ना, विच इज पी ड्यू टू ए, ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी। और ये हो जाएगा पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, एक्स से एक्स कट गया, पी नोट प्लस एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पी टी माइनस पी नॉट। ये क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये रिएक्शन इतनी देर तक करा दी कि इनफाइनाइट टाइम हो गया, t इक्वल टू टी इनफाइनाइट। और तब हुआ क्या, मेरा सारा का सारा a कन्वर्ट होकर किस में चला गया होगा, b और c में। तो a तो ख़त्म हो गया, a 0 हो गया।
तो जितना ए कम हुआ उतना ही बी और सी बना होगा, तो पी नोट से कम हुआ तो पी नोट बी और सी बन गया होगा, तो ये पी नोट बन गया और ये भी पी नोट बन गया। तो प्रेशर एट टाइम इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और आप देखोगे ए का 0 है, बी का पी नोट है, सी का पी नोट है, तो ये 2 पी नोट के बराबर आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और पी नोट किसके बराबर आ जाएगा आपका, पी इन्फिनिटी बाय 2। तो ये दो इक्वेशन मेरे को मिल गई, ठीक, एक ये मिल गई एक्स की टर्म में और एक ये मिल गई मेरे को इनिशियल प्रेशर की टर्म में। अच्छा, अब मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होती है, एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, वेयर ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और जितना इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की होगी उतना ही उसका प्रेशर भी होगा। तो ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी नॉट के। ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी नॉट के, तो इसको मैं यहां रख सकता हूं। तो एल एन क्या हो जाएगा, पी नॉट, और ए माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जब प्रेशर पी ए का क्या होगा, पी नॉट माइनस एक्स, सिंपल सी बात है। तो यहां रख दिया मैंने क्या, पी नॉट माइनस एक्स। ये इक्वेशन मेरी आ गई। अब मुझे आंसर पी टी और पी इनफाइनाइट की टर्म्स में पूछा है ना, तो मुझे पता है एक्स की वैल्यू क्या है, पी टी माइनस पी नॉट, वो मैं यहां रख देता हूं उठा के, ये वाली यहां रख देता हूं। क्या आ जाएगा फिर, ये एल एन पी नॉट माइनस क्या आ जाएगा, पी टी माइनस पी नॉट, ये आ जाएगा क्या। इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा एल एन पी नॉट 2 पी नॉट माइनस पी टी। क्या ऐसा कुछ दे रखा है, नहीं, आपको इनफाइनाइट और पी टी की टर्म्स में ही बताना है। अच्छा, पी नॉट मेरे पास इनफाइनाइट की टर्म्स में है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, पी इनफाइनाइट बाय 2 पी नॉट को, तो ये आ जाएगा एल एन पी इनफाइनाइट बाय 2 इंटू पी इनफाइनाइट बाय 2 माइनस पी टी, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, एल एन पी इनफाइनाइट 2 पी इनफाइनाइट माइनस 2 पी टी, ये क्या आ जाएगा मेरा फाइनल इक्वेशन। क्या ऐसी कोई इक्वेशन दी है, जी हाँ, आप देखोगे इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा एल एन पी इनफाइनाइट बाय 2 इंटू पी इनफाइनाइट माइनस पी टी इक्वल टू के टी, ऐसा कुछ आ जाएगा मेरा। तो ये किस में दे रखा है आपको, ऑप्शन 3 में दे रखा है, थोड़ा सा देख लेते ढंग से। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, और किसी में नहीं दे रखा है ना। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, यू हैव टू मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द रिएक्शन A2B2 गिविंग 2AB फॉलोज द मैकेनिज्म दिस, फिर दिस। आपको बताना है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। जब भी आपको इस तरह का मैकेनिज्म मिले तब आप क्या करिए, स्लोवेस्ट रिएक्शन को पकड़ लिए, और क्योंकि वही क्या देगा आपको, रेट डिटरमाइन करके देगा। तो स्लो कौन सी है, ये वाली, तो रेट क्या हो जाएगा मेरा K2 है ना, K2 है ना इसका रेट कांस्टेंट, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी A इनटू में B2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब ढूंढिए इसमें कि क्या कहीं पे इस मैकेनिज्म में रिवर्सिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन दे रखी है क्या। तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड दे रखा है, रेट ऑफ बैकवर्ड दे रखा है, तो ये कुछ ऐसा सा होगा, राइट। यानी आपको रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम दे रखा है, और जब भी इक्विलिब्रियम दे रखा हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लीजिए, विच इज के, कैपिटल के। वो क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब तीसरी चीज इसमें क्या देखनी है, तीसरी चीज इसमें ये देखनी है कि आपकी रिएक्शन में क्या क्या है। ओवरऑल रिएक्शन जो दी है उसमें क्या क्या है, A2 है, B2 है, 2AB है। यानी कि जो आपका A है
वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट। ये जो ए होगा ये कैसा होगा आपका, इंटरमीडिएट, यानी ये रेट लॉ में नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता तो इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। और एलिमिनेट करने के लिए मैं किसका सहारा लूंगा, इस के का। तो ए क्या आ जाएगा मेरा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2, राइट। और क्या आ जाएगा कि पावर हाफ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो इसको मैं अगर यहां पे रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, R(K2) के A2 की पावर हाफ इंटू B2, है ना। और अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या आ जाएगा, K2 के की पावर हाफ A2 की पावर हाफ बी का स्क्वायर, है ना, सॉरी B2, ऐसा कुछ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है ओवरऑल ऑर्डर। और ओवरऑल ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए की कंसंट्रेशन की पावर A2 की 1/2 और B2 की क्या आ गया 1, तो ओवरऑल ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा 1.5। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। आज का आखिरी सवाल वो देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है, कंसिडर द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये फिगर दी गई है एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, एक आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं, आपको एक डायग्राम दे रखा है, एनर्जी लेवल डायग्राम। और इसमें एक साइड रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, एक साइड एनर्जी है, और आपको बता रखा है रिएक्टेंट नीचे है और प्रोडक्ट ऊपर है, ठीक है। और कुछ कुछ एनर्जीज आपको दे रखी है, क्लियर। और कुछ ऑप्शंस आपको दिए हैं, और इसमें चुनना है आपको क्या, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा एक्टिवेशन एनर्जी और आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है। तो अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, कम। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी। तो मैं मोटा मोटा ये तो बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी कैसी है, कम, है ना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये तो पता चल गया। अच्छा, अब एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूं तो रिएक्टेंट से देखूंगा और वो आएगी यहां से लेके यहां तक, है। ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, और ये आ जाएगी E2 प्लस E1 के बराबर, है ना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी देखो तो वो क्या होगी, प्रोडक्ट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, विच इज E1 के बराबर। तो अब इतना जानने के बाद आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन 1, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। ये गलत है, क्योंकि दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अलग अलग। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ रही है E1 प्लस E2 और प्रोडक्ट लेस स्टेबल है रिएक्टेंट से, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो गया, सही। आगे भी देख लेते हैं फिर भी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1, क्या ऐसा है, बिल्कुल। एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की E1 है, बहुत बढ़िया। एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये बात गलत है, प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। तो ऑप्शन 3 क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट। अगला बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, ओके, एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, ये बात अगेन क्या है आपकी, गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी भले से सही हो, ये गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 2। So the correct answer to this question is option 2. You have to mark option 2 as the correct answer to get full marks. तो ये आपका लास्ट सवाल था। ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने कम हो सके मैं उतने लाया हूँ, सो दैट कि आपको लास्ट डे में ज़्यादा बर्डन ना लगे वीडियो देखते हुए।
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, तो आप प्लीज़ जाइए उन्हें देखिए। एक दिन में आप सारे PYQs, ज़्यादा बड़ी लेक्चर नहीं है, जल्दी जल्दी आप सभी PYQs को देख लीजिए और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इनसे जेई मेंस में, जो कि 21 तारीख से 28 तारीख 2026 का जेई मेंस होने वाला है, फर्स्ट सेशन। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपने बहुत तैयारी की है, बहुत पढ़ाई की है आपने, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो जाइए और फोड़ के आइए। थैंक यू सो मच। सायोनारा।